आई थिंक 10 मिनट हो गए हैं। मैंने ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया था, जिन बच्चों ने करना है उन्होंने कर लिया है। तो हम कल के अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे। सो कल हमने डिस्कस किया था कि वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ठीक है, और शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे। आज हम ये पढ़ेंगे कि स्कैंडियम और जिंक ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट रॉ ट्रांजिशन एलिमेंट में उसके लिए हम पढ़ेंगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर फर्स्ट रॉ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। फर्स्ट रॉ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो आपके एलिमेंट जो है वो स्कैंडियम है, ऑल्दो इसको ट्रांजिशन काउंट नहीं करते। देन वेनेडियम है। आई थिंक मुझे इन्हें जो है ना बॉक्स में मेंशन कर लेना चाहिए तो बेहतर रहेगा। एक मिनट, इस तरह का ना हम एक बॉक्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सबसे पहला एलिमेंट आपका जो है ना वो स्कैंडियम है, देन उसके बाद टाइटेनियम है, देन उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सबसे पहले इन एलिमेंट्स के यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। सो दिस इज स्कैंडियम 21, this is titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 24, iron 25, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28, copper 29 and zinc 30। ठीक है, अब इन सब में क्या होता है कि इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो इस तरह चल रही होती है। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई होती है 4s2 पे, इससे पहले 4s2 खत्म हुआ होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3। क्रोमियम एक एक्सेप्शन होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d4 की जगह 3d5 हो जाती है। मैग्नीज फिर 3d5 होता है, ये एक्सेप्शन आपको याद होगी ओ लेवल से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ऑल्दो फिर इसका 4s भी 1 हो जाता है, 4s भी 1 हो जाता है, इसका 4s2 नहीं रहता। क्रोमियम की बात कर रहा हूँ। फिर आयरन जो है वो 3d6, 3d7, 3d8। फिर कॉपर में एक्सेप्शन आती है 4s1, 3d10 हो जाता है ये। और जिंक जो है वो 3d10 होता है। ये कॉन्फ़िगरेशंस आपको याद होंगी मोस्ट प्रोबेबली। अब होता यह है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सब के सब पहले अपने 4s में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस शेल से जाते हैं। तो इन सब के अंदर जो पहले ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट करता है ना वो 2+ करता है सब में, या +2 लिखें या 2+ लिखें एक ही बात है। सही, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम अगर 4s से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बस उसका एक इलेक्ट्रॉन 3d में रह जाएगा, वो फालतू में अनस्टेबल हो रहा होगा। तो स्कैंडियम क्या करता है, वो डायरेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3+ बनाता है। स्कैंडियम की सिर्फ यही ऑक्सीडेशन नंबर है ओनली। स्कैंडियम सिर्फ 3+ बनाता है, स्कैंडियम 2+ नहीं बनाता। ठीक है, अब टाइटेनियम क्या करता है, टाइटेनियम 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद टाइटेनियम के 3d में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, क्योंकि 3d2 है टाइटेनियम। तो वो एक इलेक्ट्रॉन 3d में से भी लूज करता है और वो एक इलेक्ट्रॉन 3d में से मजीद लूज कर सकता है।
जी खुशबक जरा माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बात समझ में आई आपको टाइटेनियम की +2 3+ और 4+ कैसे लिखी है मैंने? नहीं सर। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो मैंने लिखी है एंड में? सर 3D2 पे एंड हो रहा है। उससे पहले क्या है? 3 से पहले क्या है टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन में? 4S। 4s2 है ना, ये 4s2 तो सबसे पहले है, हर एक में सबसे पहले 4s2 है। तो टाइटेनियम जी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d2। जी। वेनेडियम की क्या है? 4S2 3D3। 4s2 3d3। अच्छा, हर कोई पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा? 4S। क्यों? क्योंकि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जब फिल होते हैं ना तो वो लोअर एनर्जी में जाते हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। सॉरी, हायर एनर्जी। रिमूव होते हुए डिस्टेंस ऑर्डर फॉलो होता है। क्या जवाब है इस बात का? मैंने आपको हिंट दे दी है कि रिमूव होते हुए डिस्टेंस ऑर्डर फॉलो होता है। मोस्ट डिस्टेंट ऑर्बिटल 4S है, आई गेस इसको तो सर। जैसी बात है, वो फोर्थ शेल का है, ये थर्ड शेल का है 3d। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता तो रही है साथ में, आप 4 का एस है, वो 3 का डी है, 3 इनर शेल है, 4 आउटर शेल है, तो इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस शेल से निकलेंगे ना। तो जी। 4 के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या चार्ज आएगा? 2+। तो ये जो सबके 2+ लिखे हुए हैं, ये सबके इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं? 4s में से। जी। अगर हम स्कैंडियम के अंदर से 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो स्कैंडियम के पास इलेक्ट्रॉन बचता कहाँ है फिर? 3D। और कितने बचते हैं उसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो भी साथ में ही निकल जाता है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो फालतू में अनस्टेबल होगा, वो निकलने के बाद पीछे उसके शेल स्टेबल है, कंप्लीट है उसका शेल। तो इसलिए स्कैंडियम डायरेक्ट क्या फॉर्म करेगा? +3। तो बाकियों में ऐसा नहीं है, बाकियों में टाइटेनियम +2 भी फॉर्म करेगा। टाइटेनियम +3 फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? 3D1 रह जाएगा। 3d1 रह जाएगा, 3d2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर जैसे 3d में से दूसरा भी निकल सकता है। इस तरह टाइटेनियम +4 तक पहुंचेगा। एक सेकंड बता रहा हूँ, चार तो ले आओ पहले। लोड, एक सेकंड, लोड से खुद खींचना पड़ता है लोड। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। अच्छा बेटा, तो इसी तरीके से जरा आगे बढ़े, वेनेडियम पे जाएं बेटा। जी खुशबक, वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी आपने? 4S2 3D3। ठीक, तो 4s में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वेनेडियम के ऊपर चार्ज आएगा +2। फिर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके? 3। एक एक करके उनको रिमूव करें जरा। पहले क्या बनेगा? 3+, 4+ और फिर 5+। 5+। ठीक है। क्रोमियम में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में? 1 मिनट, स्कूल से कॉल आ रही है बेटा।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा, आप लोग रुकिए। जी अच्छा, खुशबक जरा लाइन पे दोबारा आ जाए। जी क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4s2 क्रोमियम 4s1 से हो रही है, 4s1 इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। जी ठीक है, अब उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो जिसका +2 नंबर है, ये डी में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसका, ये 4s में से नहीं निकला है। 4s में उसके एक ही इलेक्ट्रॉन था क्रोमियम के। सब बच्चे जरा ये फॉलो करते जाएं जो मैं और खुद पर डिस्कस कर रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन हो साथ में पूछ लें। अब खुशबक कितने डी में इलेक्ट्रॉन बचे हैं +2 के बाद? 4। तो जरा बताएं क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर बनेंगी? +3 3 इलेक्ट्रॉन बचे, +4 2 इलेक्ट्रॉन बचे, +5 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और +6 खत्म। इसलिए क्रोमियम +6 तक होता है। आपने वो लेवल में पढ़ा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, जी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों था पोटेशियम डाइक्रोमेट 6? ओ लेवल में भी पढ़ा था आपने, एएस में भी पढ़ा था। क्योंकि 6 का मतलब है वो अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अब उसके पास लूज करने को कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? सिर्फ गेन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद क्या होता है? रिड्यूस। और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो अगर आप किसी चीज का रिएक्शन क्रोमियम 6+ से कर दें, तो क्रोमियम 6+ के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, क्योंकि 6+ का मतलब है भाई वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके आया हुआ, अब उसके बाद लूज करने को कुछ नहीं है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, गेन करना। तो अगर क्रोमियम 6+ किसी से रिएक्ट करेगा तो वो उससे इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस होता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसलिए क्रोमियम 6+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर मैग्नीज +7 इज इवन मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 7+ पे खत्म होगा, तो वो और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में अक्सर KMnO4 ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता था। अब मैग्नीज को जरा फॉलो करें, मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा 4s2 हो गई है, तो ये +2 जो है वो 4s के इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब डी में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 5। तो ये 3, अब 4, अब 3, अब 2, अब 1, और अब 0। इसलिए आप जब KMnO4 से रिएक्शन कराते थे उसको बोलते थे पोटेशियम पर मैग्नेट 7, और उसकी भी यही कहानी थी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? इसके बाद आयरन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है ना, इससे आगे उनमें खास बात ये आएगी कि अब आप D5 पे पहुंच गए थे। D5 जो होता है ना, D5 इस तरह होता है, जब आपने स्कैंडियम से स्टार्ट किया था तो वो D1 था, फिर आप D2 पहुंचे, फिर D3 पहुंचे, फिर D4 की जगह डायरेक्ट D5 आ गया आपके पास। अब जब वो D6 पे जाएंगे ना, D6 पे आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आ जाएगा, पेयर्ड। आपने क्या किया करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताते हुए सिर्फ अनपेयर्ड को यूज करना है। ऑक्सीडेशन नंबर बताते वक्त अनपेयर को रिमूव करना है, पेयर को रिमूव नहीं करना। तो अगर आप D6 की बात कर रही हैं, D6 की, तो D6 ऐसा होता है। कुछ वक्त जरा फोकस कीजिएगा, D6 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? 4 electrons 4। तो सिर्फ 4 रिमूव कर सकती हैं आप 4s के बाद। तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6 है, तो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज क्या आया? +2। ठीक है, अब कितने बचे रिमूव करने के लिए? वैसे तो D6 दिखा रहा है, पर आपने पेयर को रिमूव नहीं करना है। किसको रिमूव करना है? अनपेयर को। तो 2 कितने बचे रिमूव electrons करने के लिए? 4। तो ये कितने? 1 रिमूव हुआ, 2 रिमूव हुए, 3 रिमूव हुए, 4 रिमूव हो गए। अब ये पैरामिड बनेगा, इस 7 से दोबारा से +6 +5 इस तरह आएगा। D7 कैसा होता है बेटा? ये तो D6 था ना, D6 था, D7 कैसा होगा बताएं?
एक और पेयर हो जाएगा, D7 एक और पेयर हो जाएगा। अनपेयर कितने रह जाएंगे? 3। तो D7 में 2 प्लस के बाद 3 निकाल सकते हैं, तो 1 2 3। आगे अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? निकल में अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? 2 1 2। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन फिर से +1, ठीक है। और जिंक में सारे पेयर्ड, जिंक में सारे पेयर्ड। कॉपर एक और एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। कॉपर कभी कभार क्या करता है कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है, कभी कभार अपनी ग्राउंड स्टेट में। कॉपर की जो ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि कॉपर 29 है, तो 29 में उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9 असूलन ग्राउंड स्टेट में। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 कर लेता है। तो जब वो 4s1 में होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से स्टार्ट होगा, और जब वो 4s2 में होता है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से स्टार्ट होगा, 2 प्लस से स्टार्ट होगा, और 3 प्लस पे भी जाएगा, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड एक बचता है D9 में उस वक्त, ठीक है। पर जिंक की अगर बात करें तो जिंक 30 क्या होता है? 4s2 3d10। तो 4s2 में से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पर 3d पूरा पेयर्ड है, तो जिंक +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सारे ये बताएं कि आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आए। सर कॉपर का दोबारा बता दें। कॉपर क्या करता है कि कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं। कॉपर 29 है ना बेटा, अगर 29 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगी ना, तो कॉन्फ़िगरेशन असूलन तुम लिखोगी 4s2 3d9। यहाँ से शुरू करो, 1s2, 29 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। फोर एस टू 3s2 3p6। जरा जनीता साथ चलिएगा, आगे क्या लिखूं बेटा? 4s2 जी, यहाँ से जो मैंने लिख दिया 4s2 3d9, ठीक है। यहाँ से आगे ये कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो, उसमें डी कंप्लीट नहीं है, और ऑप्शन 2 में डी कंप्लीट है। तो अगर वो ऑप्शन 1 लेता है ना, ऑप्शन 1, तो वो +2 बना सकता है, यहाँ से +2 बना सकता है। और D9 का मतलब है, D9 ऐसा होता है, D9 कैसा होता है? D9 ऐसा होता है। D9 में सब पेयर्ड हो जाते हैं, सारे पेयर्ड हो जाते हैं, सिर्फ एक अनपेयर्ड बचता है। तो वो +2 और +3 बना सकता है, कॉपर +2 और +3 बना सकता है। पर अगर वो अपने एक्सेप्शन में चला जाता है, एक्सेप्शन में, तो वो सिर्फ क्या बना सकता है? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि D10 कैसा होता है? D10 ऐसा होता है, पेयर्ड। D10 सारे पेयर्ड होते हैं। डी में से कोई इलेक्ट्रॉन निकले, 4s में से एक निकलेगा, तो इसलिए कॉपर +1 भी बना सकता है एक्सेप्शन की वजह से। ये चार्जेस +1 सिर्फ एक्सेप्शंस में आते हैं। जनिता समझ में आई ये बात? जी सर, लेकिन +2 और +3 कैसे बनता है? ग्राउंड स्टेट में बन सकता है ना उसका, क्योंकि वो 2 कॉन्फ़िगरेशंस रख सकता है अपने पास, ग्राउंड स्टेट भी रख सकता है और एक्साइटेड भी रख सकता है। ये वाली भी तो पॉसिबल है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ खत्म हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉसिबल है, रिएक्शन के दौरान ये अटेन कर सकता है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 वाली। अच्छा सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा, जिंक के साथ क्या होगा? जिंक 4s2 3d10 होगा। अब 4s2 में से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ये वाला, 3d में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये सारी इतनी लंबी कहानी आपको इसलिए समझाई जा रही है, ये बेकार नहीं है। ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ये इतनी लंबी नॉलेज को वो इस्तेमाल करता है, वो आपसे पूछता है कि किस एलिमेंट के कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉसिबल हैं। आपसे खुद पूछ लेता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बताना पड़ता है, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करना पड़ता है। पहले तो सब बच्चे बताएं, उनको यहाँ तक बात समझ में आई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, फिर इसके बाद मैं ये प्रूफ करूंगा कि स्कैंडियम और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, जो हमारा आज का मेन डिस्कशन है। पहले तो एक कॉन्फ़िगरेशन टेबल समझ में आया सबको? सर जी, सर स्कैंडियम में +2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3d1 अनस्टेबल होता है।
जब उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे ना, तो 3D में से एक और निकालने के बाद उसकी डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, आर्गन जैसी हो जाती है। यहाँ तक आर्गन है ना, ये देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन जो जनीता ने खत्म की थी 3p6 तक, ये आर्गन है। कौन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, गिने यहाँ पे 2 4 10 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन जैसी हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होती है उसको। तो इसलिए 4s के साथ साथ 3D भी निकाल देता है ताकि वो 3p6 पे जाके रुक जाए। 3p6 आर्गन है, स्टेबल हो जाता है वो। एक इलेक्ट्रॉन रख के क्यों अपने आप अनस्टेबल रखेगा वो स्कैंडियम? ठीक है, सर और ड्रम स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें ज्यादा लाइकली कौन सी है? ज्यादा लाइकली एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्सेप्शंस में जो एक्सेप्शंस वाली होती है ना, वो ज्यादा लाइकली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो तो उसमें आपने जो फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट किया था, जो कि कॉपर सल्फेट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का, तो ब्रिक रेड पीपीटी बनते थे 2,4-DNPH से टेस्ट करने के बाद। तो हम बोलते थे कॉपर 1 ऑक्साइड के हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड के होते थे, Cu2 हो के, तो कॉपर 1 में एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह कॉपर 2 ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है। कॉपर 2 ऑक्साइड ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। वरना इस हिसाब से तो कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना। अगर कॉपर एक्सेप्शन में रहेगा तो कॉपर का +2 चार्ज कैसे बनेगा? कॉपर का +2 तो ज्यादा डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है जिसका ब्लू कलर होता है पानी में। चलें अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि बहरहाल ये भाई दोनों जो हैं जिंक और कॉपर एक्सेप्शन, सॉरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। किसी को अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना हम टॉपिक को आगे लेके जा रहे हैं। चल आगे लेके बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हमारे साथ और कौन है? यूशा भाई, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास ली थी आपने? यस सर। कल हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या कहा था कि डी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए और कौन से इलेक्ट्रॉन की रेंज होना चाहिए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सर वो ऑन एक्सिस वाले नहीं होने चाहिए। अबे डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मिनिमम, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स अच्छा अगर अच्छा होंगे? अच्छा, 109। 0 और 10 नहीं होना चाहिए ना, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए। 0 और 10 अलाउड नहीं है। 0 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डी 0 हो जाएगा तो क्या मसला होगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और डी 10 में? इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगर आप स्कैंडियम +3 और जिंक को देखें, स्कैंडियम 3+ में क्या हुआ है? 4s2 और 3d1 था ये। तो स्कैंडियम 3+ करने के चक्कर में क्या हुआ है? 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3d से भी इलेक्ट्रॉन गया। स्कैंडियम 3+ के पास डी 3d क्या है? डी डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। एम्प्टी है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है ट्रांसलेशन के लिए। नो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ट्रांजिशन, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। कंपेयर टू दैट जिंक 2+, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d10। 2+ में क्या हुआ है? 4s0 हुआ है। 2+ बनाने में 4s0 है। 3d10 है, 3d10 का मतलब है फुल है ये। इसका मतलब है नो स्पेस फॉर ट्रांजिशन। इसलिए अगर आप याद करें तो जब आप ओ लेवल में और एएस में लैब में जिंक आयन का टेस्ट करते थे NaOH से, फ्यू ड्रॉप से या एक्वस अमोनिया से, जिंक आयन का, तो जिंक आयन में जब आप NaOH डालते थे फ्यू ड्रॉप्स, तो किस कलर के पीपीटी बनते थे? वो कलरलेस। कलरलेस पीपीटी, शाबाश। सर क्या पूछा होगा? कलरलेस पीपीटी नजर आएंगे। ग्रे। अबे जिंक +2 के वाइट पीपीटी होते थे, ठीक है? तो वाइट पीपीटी जो है, वाइट कलर का मतलब है लाइट वाइट पड़ी और वाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ट्रांजिशन नहीं हो रहा। वाइट लाइट का मतलब होता है ट्रांजिशन नहीं हो रही। तो जिंक के वाइट पीपीटी थे, जबकि कॉपर के पीपीटी क्या थे? ब्लू। आयरन के 2 अलग कलर के पीपीटी थे, मैग्नीज के भी ब्राउन पीपीटी थे, क्रोमियम के ग्रीन पीपीटी थे। सारे आयंस आपने टेस्ट किए हैं एएस में, ठीक है? पर जिंक के पीपीटी वाइट थे।
उसकी वजह यही थी कि जिंक में ट्रांजिशन नहीं होती, और ये मैंने अभी आपको बताया कि जिंक में इसलिए ट्रांजिशन नहीं होती क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर वो बनता है उसमें डी फुल होता है। सबको ये बात समझ में आई? सर मुझे एक चीज पता है सर कि अलग अलग लाइट पे क्यों ये मतलब ट्रांजिशन होता है अलग अलग लाइट्स पे, मतलब कि जैसे कि वो रिफ्लेक्शन उसका फिर एब्जॉर्प्शन, तो अलग अलग क्यों हो रहा है ये? हाँ, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कि आप कह रहे हैं अलग अलग कलर्स क्यों आते हैं इनके, एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, यस एक ब्राउन है। यस। ये आगे चैप्टर में आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कल इंशाल्लाह आपसे स्कूल में मुलाकात होगी तो फिर मैं टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। आज मैं से वो जो कल मैंने बात शुरू की थी उसको मुकम्मल करना चाह रहा था क्योंकि टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको क्लास में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक पहले बताएं, समझ में आ गया सबको? कोई सवाल यहाँ से रिलेटेड यहाँ तक? अच्छा, ये बताएं हैंड रेस करके कि कौन रोटेशंस को छोड़ दें। नई चीज आ रही है कि आप सबको बुलाया जाएगा स्कूल, ठीक है? ये नई चीज मैंने हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस कॉलेज में। हम कह रहे थे कि एक दिन A2 आएगी, एक दिन AS आएगी, और A2 पूरी एक साथ आएगी, और उसमें अगर जगह कम पड़ेगी तो हम उनको डिवाइड करेंगे, अलग अलग सेशंस देंगे। पर अगले दिन A2 ऑनलाइन ले, मतलब पूरी क्लास एक साथ चले, मतलब या तो पूरी क्लास एक साथ ऑनलाइन ले जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एक साथ, या तो पूरी क्लास एक साथ स्कूल आए। अल्टरनेट हम इस तरह करेंगे कि मंडे अगर A2 आ रही है तो फिर अब A2 ट्यूसडे को नहीं आएगी, और A2 इस ट्यूसडे को घर से बैठ के पूरी ऑनलाइन पढ़ेगी। फिर वेडनेसडे को A2 आएगी, और फिर थर्सडे को A2 घर पे बैठ के पढ़ेगी, ठीक है? इस तरह हम लेके चलेंगे। तो आप सब कल आएंगे कॉलेज, या जो भी जिसको भी सर इमरान आज स्केड्यूल भेजेंगे नया, जो अभी तक मेरी सुबह डिस्कशन हुई इमरान से, बाकी स्कूल आपको वेरीफाई करेगा इस न्यूज़ को आज शाम तक। पॉइंट बीइंग कि अगर स्कूल खुलता है कल और आप सबको बुलाया जाता है तो कोई ऐसा बच्चा है जो कल नहीं आएगा क्योंकि उसके रिजर्वेशन है स्कूल आने से ड्यू टू कोविड? वो बच्चा हाथ खड़ा करे। आई डोंट सी एनी हैंड रेज, तो मोस्ट प्रोबेबली आई शुड अज्यूम कि सब आ रहे हैं जो अभी तक ऑनलाइन है, 23-22 बच्चे। तो आप लोग कल कॉलेज आ रहे हैं, तो दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल, कि एक साथ लेके चलना सबको बेहतर है। तो कल इंशाल्लाह जब कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को तो फिर हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखें बेटा। कुछ पूछना है तो बताएं वरना मैं क्लास एंड करूंगा यहाँ पे। नहीं सर चलें जी। सर कल हाफ थ्रू मेरे घर में लाइट चली गई थी तो आई कुडंट अटेंड द रेस्ट ऑफ द लेक्चर। बेटा वो स्कूल के पास रिकॉर्डेड होता है, मेरे पास नहीं होता। मुझे आपका मैसेज मिला था। अच्छा खुशबा की बताओ, तुम्हारी अभी खुशबा बोलते रहता हूँ तुम्हें, ये बताओ बेटा तुम्हारी हाँ, तुम्हारी क्लास है इसके बाद कोई? जी सर मैथ्स की है 12th 12 से 1? जी जी। अच्छा चलो, बीच में अभी तुम्हारे पास 20 मिनट्स है ना, मैं अभी तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ। ओके।